हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है और विभेदन क्षमता क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो प्रिज्म के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा आज का, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो देखिए वर्ण विक्षेपण होता क्या है एक्चुअल में। जब किसी प्रिज्म के ऊपर हम कोई श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं, क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश प्रिज्म का ऊपर आपतित करते हैं, तो प्रिज्म क्या है, उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यानी कि वह श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अवयवी या रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। जैसे मान लो ये हमने प्रिज्म ले लिया, ये क्या हो गया, प्रिज्म ले लिया, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें ए बी और ए सी क्या है, इसके अपवर्तक पृष्ठ है। इसके ऊपर ये कोई किरण आई, आपतित किरण, और कैसी है, श्वेत प्रकाश की किरण। कैसी है, श्वेत प्रकाश की किरण। अब ये किरण क्या होगी, एक्चुअल में जानी तो इसको ऐसी चाहिए था यदि माध्यम सेम होता, लेकिन यहां से माध्यम बदल चुका है इसका, तो बदल गया तो ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। और अपवर्तित होने के पश्चात ये इस पृष्ठ से निर्गत भी होगी, तो यहां से ये क्या होगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से विभक्त हो जाती है। ये इस प्रकार से विभक्त हो गई। तो इसी घटना को ये यहाँ से अब ये आपतित हुई, ये यहाँ से अपवर्तित हो गई। अब यहाँ से इस पृष्ठ से क्या होगी, निर्गत हो जाएगी, यहाँ से भी अपवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऐसे निर्गत हो जाएगी। तो जो श्वेत प्रकाश था वो अपने अवयवी रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 में। अब इसका जो क्रम है, आपको याद हो क्रम इसका क्या होता है, यदि आपने पढ़ा हो, याद हो, विबग्योर नाम सुना होगा। कौन सा नाम, विबग्योर। तो इसमें जो क्रम होता है रंगों का वो उसी अनुरूप होता है। इस प्रकार से VI B G Y O R ये होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें जो विचलन होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा। ये देखिए, ये एक्चुअल पथ इसका किरण का ये था, ऐसे जानी चाहिए थी वो, लेकिन ये ऐसे न होकर के कुछ इस प्रकार से क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। तो सबसे कम विचलन किस में है, आर में है। सबसे ज़्यादा किस में है, वॉयलेट में है। किस में है, वॉयलेट में सबसे ज़्यादा, सबसे कम आर में। ये क्यों है, इसका क्या कारण है, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो पहले तो ये हो गया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के ऊपर आपतित होगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा अपने घटकों में, तो उसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम बात करें कि ये जो क्रम है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इनका क्रम है। क्रम याद रखना हमेशा यहां से इस प्रकार से चलेगा, ऊपर से नहीं। ऊपर से लोगे तो गलत हो जाएगा, विबग्योर जो आएगा वो नीचे से ऊपर चलेगा। ठीक, यहां तक। अब देखिए इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जो अपवर्तनांक होता है, अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया, हमें पता है कि अलग अलग रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। तो तरंग दैर्घ्य अलग होगी तो उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो यहां पर देखिए जो अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, अपवर्तनांक, जिसको हम n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका मतलब जो लैम्डा हमने लिखा है ये तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट कर रही है। जिसके लिए लैम्डा का मान ज़्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, और जिसके लिए लैम्डा का मान तरंग दैर्घ्य कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब इन रंगों का जो तरंग दैर्घ्य है इन रंगों की वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्रम में लिख देता हूँ, लैम्डा आर, फिर क्या आएगा, लैम्डा ऑरेंज,
फिर लैम्डा येलो, लैम्डा ग्रीन, और ये ज़्यादा होगी लैम्डा ब्लू, लैम्डा इंडिगो और लैम्डा वॉयलेट। ये क्रम होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की। तो यहाँ पर हमने कहा कि लैम्डा जिसकी ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसकी लैम्डा मान लो कम है उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा। तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी है, लाल की, और सबसे कम किसकी है? इसकी। तो अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा जा सकता है कि अपवर्तनांक किसका ज़्यादा? ये आर के लिए लिखूँ तो आर और वॉयलेट एंड वी, इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी? जो आर रंग है, कलर जो रेड कलर होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि एन आर की वैल्यू किससे कम होगी? एन वी से। क्यों? क्योंकि लैम्डा आर का मान किससे ज़्यादा होता है? लैम्डा वी से ज़्यादा होता है। तो इसी का यानी कि जो तरंगदैर्घ्य है अलग अलग रंगों की अलग अलग होने के कारण यहाँ पर प्रिज्म के द्वारा उसका क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अपने घटकों में वो वियोजित हो जाता है। तो ये घटना है किसकी? जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है। तो अब इसमें ये पूछ लिया जाए, श्वेत प्रकाश आपतित करेंगे तो क्या होगा कि वो जो श्वेत प्रकाश है अपने घटकों में, घटक वाले जो रंग हैं उसमें विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम क्या है? विबग्योर के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल की है, सबसे कम वॉयलेट हो गया। बाकी जो रंग है ये वो इन दोनों के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो किस में होता है? वॉयलेट में होता है। और सबसे कम विचलन किस में होगा? रेड में, लाल रंग के लिए। क्यों? क्योंकि एन आर का मान किससे कम होगा? एन वी से कम होगा। इसी घटना के कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। अब हम आगे जो है इसमें उसका डिस्कशन करें कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है। किसकी बात करें हम? कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण का मतलब वहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, कोण बनेगा, तो वो क्या होता है? तो कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण ये क्या होता है इसकी हम चर्चा करें। तो देखिए ये हमने प्रिज्म लिया, ये ए, ये बी और ये सी, ये श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो गया। अभी बनाया वैसा ही। ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश इस ए बी पृष्ठ के ऊपर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। तो ये जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से चला जाएगा। हम दो के लिए ही ले रहे हैं, बाकी के लिए भी यही कंडीशन लागू होगी। तो ये तो हो गया लाल के लिए, ये किसके लिए हो गया? लाल रेड के लिए, और ये किसके लिए हो गया? बैंगनी वॉयलेट के लिए। बाकी के हैं वो इनके बीच में होंगे। ये निर्गत किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। अब देखिए यदि इस किरण को मैं पीछे बढ़ाता हूँ, जो निर्गत किरण है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हमें ये ऐसे प्रतीत नजर आएगी, इस प्रकार से। ऐसे ही इस किरण को पीछे बढ़ा दूं मैं, तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये हमने पीछे बढ़ा दिया दोनों को, यानी कि जो लाल रंग की किरण थी निर्गत होने के बाद उसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया। तो अब इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको याद हो पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर निर्गत किरण, कौन सी किरण? निर्गत किरण और आपतित किरण जो थी उनके बीच में जो कोण था उसको हमने विचलन कोण कहा था। क्या कहा था? विचलन कोण। तो ये कौन से के लिए है? लाल के लिए। तो इसको मैं लिख दूं डेल आर। क्या लिख दूं? डेल आर। ये जो विचलन है वो कौन से रंग के लिए? लाल रंग के लिए। ऐसे ही ये भी आपतित किरण और ये निर्गत किरण, तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है ये वाला। ये किसके लिए है? ये बैंगनी के लिए। तो बैंगनी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल वी लिखा जा सकता है। अब इनको नाम दे दें, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये O डैश और ये मान लें M। इस प्रकार से हमने मान लिया। अब देखिए इसके और इसके बीच में कोई कोण बन रहा है, यहाँ पर मिल रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? कुछ एंगल बन रहा है। ये दोनों ही कौन सी किरणें? निर्गत किरणें, जिनको हमने पीछे की ओर
बढ़ा करके मिलाया, यहाँ पर मिल गई। तो यानी कि यहाँ पर निर्गत किरणें जब पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है, जो निर्गत किरण है उनको जिस रंग के लिए, यानी कि यहाँ पर किस किस के लिए है, चलो इसको R नहीं लिखते, आज ये हो गया, इसको N लिख देते हैं, कि इन किरणों को जब हम बढ़ा रहे हैं पीछे की ओर तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इन दोनों किरणों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब ये कौन कौन से रंग के लिए, लाल के लिए और बैंगनी के लिए। तो इस स्थिति में जो कोणीय विक्षेपण होगा वो उन्हीं रंगों के लिए कहलाई जाएगी। यदि यहाँ पर ग्रीन कलर और ब्लू होता तो उसके लिए लिखा जाता, लेकिन हमने यहाँ पर रेड और बैंगनी के लिए लिखा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। इसी थीटा को क्या बोला जाता है, कोणीय विक्षेपण। यानी कि जो निर्गत किरण है, अलग अलग रंगों की निर्गत किरण है, उनके बीच में जो कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण। अब इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए कि कोणीय विक्षेपण है, थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए देखिए एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज, ये पॉइंट O है, ये O डैश है और ये M। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OO डैश M में बन रहा है, कौन सा, OO डैश M, एक ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये कोण डेल R है, तो ये इसके सामने का कोण ये भी कितना हो जाएगा, डेल R के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो कोण हमें मिल गए, थीटा और डेल R। ये जो कोण होगा ये इस त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज हमने माना उसके लिए बहिष्कोण हो गया, ये डेल V क्या होगा, बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान जो होगा वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि इस त्रिभुज से OO डैश M से हम क्या लिख सकते हैं, डेल V बराबर दो अंतः कोण कौन से, एक तो थीटा है और एक डेल R है, तो थीटा प्लस डेल R ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से थीटा हमें निकालना है, क्योंकि थीटा ही क्या है यहाँ पर, कोणीय विक्षेपण है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो डेल V माइनस डेल R। ये सूत्र आ गया किसका, कोणीय विक्षेपण का। किसका सूत्र आ गया, कोणीय विक्षेपण का। लेकिन और भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम जब लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था न्यूनतम विचलन कोण, उस अवस्था में प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक भी पढ़ा। उसमें एक सूत्र आया था, याद हो तो, डेल इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, डेल इक्वल्स टू a(n-1), जहाँ पर a क्या था, प्रिज्म कोण था, n उस प्रिज्म का अपवर्तनांक था, डेल विचलन था। डेल क्या था, विचलन। तो यहाँ पर यदि वॉयलेट के लिए मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेल V इक्वल्स टू a। प्रिज्म कोण तो दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि रेड के लिए और जो आपका बैंगनी कलर है उन दोनों के लिए प्रिज्म कोण कितना है, a इक्वल ही है, क्योंकि एक ही प्रिज्म लिया हमने। तो यहाँ से डेल V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल की जगह डेल V लिख दिया, किसके लिए, वॉयलेट के लिए, a इक्वल्स टू a। n को क्या लिख दूँ मैं, NV लिख दूँ, किसके लिए, ये अपवर्तनांक का कौन से रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, माइनस में 1। ऐसे रेड कलर के लिए लिखा जाए तो डेल R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a(n-r) माइनस 1। तो ये डेल V ये डेल R ये दोनों मान यहाँ रख दे तो कोणीय विक्षेपण है वो अपवर्तनांक के रूप में आ जाएगा। तो कितना मान आएगा, देखिए क्या मान आने वाला है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थीटा का मतलब क्या है, कोणीय विक्षेपण। तो डेल V का मान और डेल R का मान रखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आएगा a(n-v) माइनस 1, फिर माइनस डेल R का मान है a(n-r) माइनस 1। इन दोनों को मल्टीपल कर लें इसको इसके साथ, तो a(n-v) माइनस a, इसको मल्टीपल करें इसके साथ तो माइनस a(n-r), और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, a(n-v) माइनस n-r। तो ये जो कोणीय विक्षेपण आया है, कोणीय विक्षेपण का मान जो आया है वो अपवर्तनांक के रूप में है, और यहाँ पर जो आया है वो विचलन के रूप में, विचलन कोण के अंतर के रूप में आ गया। तो दोनों कंडीशन हमें, यदि इनके मान दिए हुए हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि ये दिया हुआ तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कोणीय विक्षेपण। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या होती है, जो मेन चीज़ है उसका हम यहाँ पर बात करें तो क्या होती है। देखिए
हमने देखा जो रंगों का क्रम था वो इस प्रकार से था, VIBGYOR ये था। और इस वर्ण क्रम को, ये जो क्रम होता है विबग्योर, इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, रंगों का स्पेक्ट्रम हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक तो VIB की और एक बनती है OR, और इनके बीच में एक कलर आता है येलो, यानी कि जो येलो कलर है, जो पीला रंग है, वो इसको और इसको दो भागों में विभाजित कर देता है। तो इसलिए जो पीला रंग है या पीले रंग की जो किरण होती है उसको मध्य किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पीले रंग की किरण को मध्य किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य किरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये VIB और OR को अलग अलग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का कलर हम कह सकते हैं। यानी कि जो येलो है वो विबग्योर में क्या कहलाएगा, मध्य रंग कहलाएगा। अब इसका मान हम निकालना चाहें कि इसका जो येलो है उसके लिए अपवर्तनांक हम NY लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NY। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो जो अपवर्तनांक होता है इसका, वो जो बैंगनी और लाल रंग है उनके समांतर माध्य के बराबर होता है। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, तो NV + NR अपॉन में 2। तो इस प्रकार से हम NY का मान ज्ञात कर सकते हैं। NV क्या है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है, और NY क्या हो जाएगा, इन दोनों का समांतर माध्य। तो पीला रंग क्या कहलाता है, यदि पूछ लिया जाए कि जो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है उसमें मध्य रंग कौन सा होता है, तो मध्य रंग कौन सा होगा, पीला रंग जो होता है वो मध्य रंग होता है। तो यहाँ पर अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में मान लो हमें NV का मान दिया हुआ है 1.66 और NR का मान हमें दिया हुआ 1.62, ये दिया हुआ है। यानी कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ये है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक ये है। हमसे पूछ लिया जाए कि जो पीला रंग है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, हमें किसके लिए दिया हुआ, बैंगनी और लाल का, और पूछा किसका है, पीले रंग का अपवर्तनांक। तो इस सूत्र की सहायता से, क्यों, क्योंकि पीले रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो बैंगनी और लाल रंग का जो अपवर्तनांक है उनके समांतर माध्य के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो NY कितना आ जाएगा हमारे पास, NY आ जाएगा 1. NV का मान है 1.66 प्लस इसका मान कितना है 1.62 अपॉन में 2। तो इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 6 + 2 8 2 3.28 अपॉन में 2, यानी कि आ गया 1.64। NY का मान ये आ जाएगा। हमें क्या दिया हुआ था, NV और NR, और पूछा क्या था, NY। तो ये हमें पता होना चाहिए कि NY है वो NV NR का समांतर माध्य, यानी कि बैंगनी और लाल रंग जो है उनके समांतर माध्य के बराबर होता है। एक पॉइंट और है इसमें, क्या है कि इसकी जो फोकस दूरी होगी, किसकी, पीले रंग की जो फोकस दूरी होती है उसका सूत्र ये होता है FY = √FRFV। इसका मतलब क्या हुआ कि पीले रंग की जो फोकस दूरी होगी वो लाल रंग की फोकस दूरी और बैंगनी रंग की फोकस दूरी के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। किसके बराबर, गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संबंध क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। हमें FR दिया हुआ हो, FY दे रखा हो, FV पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले हमें, तो ये रिलेशन हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि विक्षेपण क्षमता क्या होती है। वर्ण विक्षेपण हमने पढ़ लिया, कोणीय विक्षेपण पढ़ लिया। अब जो माध्यम होता है उस माध्यम की विक्षेपण क्षमता क्या होगी, क्षमता मीन्स पावर क्या होगी। तो अब है विक्षेपण क्षमता क्या होती है, विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता भी हम इसको कह सकते हैं। इसको W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी या विक्षेपण क्षमता होगी W बराबर, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा θ/del y। क्या होगा, θ/del y। थीटा क्या है यहाँ पर, यानी कि अब इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा है कोणीय विक्षेपण। क्या है, कोणीय विक्षेपण, ठीक है।
और डेल वाई क्या है, पीले रंग के लिए विचलन, क्या है, पीले रंग के लिए विचलन, डेल वाई ये तो है पीले रंग के लिए विचलन। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता। क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा विक्षेपण क्षमता होगी, क्या होगी, विक्षेपण क्षमता का मान जितना ज़्यादा होगा वह प्रिज्म उन किरणों को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अपवर्तित कर देगा। क्या कर देगा, अपवर्तित कर देगा। अब इसका मान हम निकालें तो थीटा इक्वल टू क्या था, हमने अभी लिखा डेल वी माइनस डेल आर, ये लिखा। और इसको दूसरा हमने लिखा थीटा इक्वल टू आया था हमारे ए एन वी माइनस एन आर, ये दो सूत्र आए थे। अभी बताइए, तो थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, थीटा इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर, यानी कि ये तो विचलन कोण के रूप में है और ये अपवर्तनांक के रूप में। और डेल वाई कितना था, डेल वाई क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल क्या था हमारा, डेल इक्वल टू था ए एन माइनस वन, तो यहाँ से डेल वाई क्या लिखा जा सकता है, ए एन वाई माइनस वन लिखा जा सकता है। तो ये मान यहाँ रख दूँ तो जो विक्षेपण क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, थीटा का मान ये रखूँ तो ये आएगा डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा। दूसरा ये रखूँ मैं इसका मान तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये मान रख रहा हूँ मैं ए एन वी माइनस एन आर अपॉन में डेल वाई, और डेल वाई का भी ये मान रखे हम, भाई अपवर्तनांक के रूप में लिख रहे हैं तो दोनों अपवर्तनांक के रूप में हमें रखने होंगे। तो ये मान रखूँगा तो ये आएगा ए एन वाई माइनस वन, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से W हमारे पास कितना आ गया, W इक्वल टू आ गया हमारे पास एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई, ये मान आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आया। अब देखिए इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, इसमें क्या कहीं प्रिज्म कोण आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ए से तो कैंसिल होगा, जो प्रिज्म कोण था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विक्षेपण क्षमता है वो प्रिज्म कोण के ऊपर निर्भर नहीं करती है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, प्रिज्म कोण के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो विक्षेपण क्षमता है क्या, विक्षेपण क्षमता वो है, यदि जितनी ज़्यादा विक्षेपण क्षमता होगी विक्षेपित करने की, तो वो प्रिज्म उन प्रकाश किरणों को, श्वेत प्रकाश को उतना ही ज़्यादा क्या कर देगा, अपवर्तित कर देगा। यानी कि जो W है, जो W है यानी कि विक्षेपण क्षमता, वो पदार्थ की क्षमता है। किसकी है, पदार्थ की, ये प्रिज्म की क्षमता नहीं है, प्रिज्म की क्षमता नहीं, यानी कि किसकी क्षमता, जो हम पदार्थ ले रहे हैं, अलग अलग पदार्थ हो सकता है, तो उस पदार्थ की क्षमता है, ये किसी प्रिज्म की क्षमता नहीं है। अलग अलग पदार्थ के लिए जो विक्षेपण क्षमता उसका मान अलग अलग होगा, लेकिन एक ही पदार्थ यदि हम लेंगे तो उसके लिए समान रहेगा। इसके लिए जो ज़्यादा होती है, एक होता है फ्लिंट कांच, उसकी जो विक्षेपण क्षमता होती है वो क्राउन कांच जो होता है, क्राउन कांच से ज़्यादा होती है। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है इसमें कि विक्षेपण क्षमता बताइए, फ्लिंट कांच की ज़्यादा होगी या क्राउन कांच की ज़्यादा, तो इस किसकी होगी, फ्लिंट कांच की, क्राउन की कांच से ज़्यादा होगी आपका। ठीक है, जो ग्लास है आपका, एक फ्लिंट है एक क्राउन ग्लास है, तो उसमें किसकी ज़्यादा होगी, फ्लिंट ग्लास जो होगा उसकी विक्षेपण क्षमता क्राउन ग्लास से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि विक्षेपण क्षमता क्या बता रहा है, एक्चुअल में ये बता रहा है कि जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है, वो किरणों को किस प्रकार से विक्षेपित कर सकता है, कितना ज़्यादा कर सकता है, कितना कम कर सकता है, उसके बारे में विक्षेपण क्षमता बताता है। यानी कि उसकी पावर क्या है कि वो कितना ज़्यादा फैला सकता है, कितना कम। यानी कि जैसे मान लो एक तो इस प्रकार से ऐसे फैला रहा है, तो ये रेड कलर हो गया, ये वॉयलेट, ये दूर दूर तक दिखाई दे जाए, और एक इस प्रकार से फैला रहा है ये, तो ये क्षमता कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। तो यानी कि एक माप हो गई, ये क्या हो गई, माप, कि जो किरणें हैं, जो प्रकाश को फैला रहा है, श्वेत प्रकाश को फैलाने का जो कार्य कर रहा है, उसकी जो क्षमता, जो पावर है, वो W ये होती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये प्रिज्म कोण के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्रिज्म के लिए क्या क्या पढ़ा, वर्ण विक्षेपण पढ़ा,
कोणीय विक्षेपण पढ़ा और विक्षेपण क्षमता के बारे में डिस्कशन किया। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी होगी, क्विज होगी, वो हम तैयार करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए।